तो दिस इज PCO01 एंड ब्लॉक 1 बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। आज की क्लास में हम लोग अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। और लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने लास्ट 3-4 क्लासेस में बिजनेस के बारे में देख ही लिया है, बहुत कुछ जान लिया है बिजनेस के बारे में, क्योंकि हमारे कोर्स का नाम है सर्टिफिकेट इन बिजनेस स्किल। तो बिजनेस की एग्जैक्टली बेसिक स्किल की जानकारी यहाँ पे आप लोगों को दी जा रही है और एग्जैक्ट ये बताने की कोशिश की जा रही है कि बिजनेस को कैसे स्टार्ट करना है, बिजनेस को कैसे चलाना है। हम लोगों के पास एग्जैक्टली आइडिया तो बहुत सारी होती है, लेकिन बिजनेस के बारे में नॉलेज ना होने की वजह से हम लोग अपनी आइडिया को बिजनेस में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पे इस सर्टिफिकेट के माध्यम से जो हम लोगों को सिखाया जा रहा है, तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी जो भी आइडिया है उसको बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और एग्जैक्टली जब भी बिजनेस का नाम आता है तो बिजनेस के साथ साथ अकाउंटिंग का नाम तुरंत ऐड हो जाता है। बिजनेस मतलब अकाउंटिंग। हम लोगों को क्या लगता है कि बिजनेस है तो उसमें बहुत सारा हिसाब किताब होगा और उसको मैनेज करना होगा, मेंटेन करना होगा और उसका अकाउंट रखना होगा। तो ये निश्चित सी बात है। एग्जैक्टली अगर बिजनेस के बारे में सोचा जाए तो बिजनेस में सोचिए दिन भर में कितने सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं। पूरे दिन भर में 50, 100 या 100 से भी ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स होते हैं। कभी हम किसी को पैसा देते हैं, किसी से पैसा लेते हैं, कहीं से माल खरीदते हैं, कहीं माल बेचते हैं। सपोज कि कोई हमारा व्यापारी आया, उसको हमने 5,000 रुपया दिया, किसी से हमने 2,000 रुपया लिया, किसी को कैरेज दिया, गाड़ी भाड़ा दिया, या कहीं किसी को सैलरी दिया। तो दिन भर में इतना सारा ट्रांजैक्शन हो रहा है, इसको याद रखना तो पॉसिबल नहीं है। याद रखना जब पॉसिबल नहीं है तो कहीं ना कहीं लिखना पड़ेगा उन सारे ट्रांजैक्शंस को। और कहाँ पे एग्जैक्टली हम लोग बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को लिखेंगे? तो बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को लिखने की बुक जो होती है वो अकाउंटिंग की बुक होती है। अकाउंटिंग में हम लोग बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शंस को, डे टू डे सारे ट्रांजैक्शंस को लिखते हैं। और उसके बाद फिर पता चलता है कि एग्जैक्टली हमारा क्या क्या ट्रांजैक्शंस हुआ। तो एग्जैक्टली यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले इसमें क्या लिखा है? ट्रांजैक्शंस। तो एग्जैक्टली देखिए, जो भी ट्रांजैक्शंस हमारे दिन भर में हो रहे हैं उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं? अकाउंटिंग की बुक में लिखते हैं। लेकिन जब हमने ट्रांजैक्शंस की बात की तो ट्रांजैक्शंस तो बहुत सारे होते हैं। पहले पहचानना पड़ेगा कि कौन से ट्रांजैक्शंस को लिखना अनुज है। जी, हाँ, डॉक्टर अनुज जी, आपकी जो ब्लॉक 1 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, बस इतना ही स्क्रीन पर है। अच्छा, इसके अलावा कुछ और जो आप अगला स्टेप बता रहे हैं वो नहीं आ रहा है क्या सर स्क्रीन पे? हाँ, उसके बाद से कोई स्लाइड मतलब आगे पीछे नहीं हुई। अच्छा, 1 मिनट सर, देख रहे हैं। अब देखिए, आपकी स्लाइड बढ़ी। अब आगे आई स्लाइड? नहीं, अभी तो दिखाई ही नहीं पड़ रही, स्लाइड ही गायब हो गई। 1 मिनट से उसको स्टॉप शेयर करके फिर से शेयर कर रहे ओके हैं। ओके ओके। अभी आपकी स्क्रीन दिखाई पड़ रही है सर, ट्रांजैक्शंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ बुक कीपिंग दिख रहा है। स्ट्रक्चर ऑफ बुक कीपिंग, ट्रांजैक्शन, मेमोरेंडम बुक, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर अकाउंटिंग, ऑफ कॉस्ट, बुक कीपिंग लिखा है, फाइनेंशियल। अकाउंटिंग। यस सर। स्ट्रक्चर ऑफ बुक कीपिंग, बॉक्स क्या लिखा है? बुक कीपिंग। बुक कीपिंग, हाँ, ये यस दिखाई सर। पड़ रहा है। बड़ा यस सर। धुंधला सा है ना, मुझे पढ़ने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही। ठीक है, अच्छा, थोड़ा ठीक सर। स्क्रीन बड़ा ही रखिएगा। ठीक है सर। ओके, कंटिन्यू। यस सर। सो एग्जैक्टली हम लोगों ने ये बोला कि जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको याद रखना इतना आसान नहीं होता है। तो ट्रांजेक्शन्स को कहीं ना कहीं लिखना होता है। तो क्या दिन भर में जो भी हम लोग पहचानेंगे एग्जैक्टली कैसे कि क्या हो रहा है, क्या ट्रांजेक्शन्स है? तो सबसे पहले तो ये देखना होगा कि जो भी हो रही है, जो चीजें बिजनेस में हो रही हैं, वो क्या मॉनेटरी है या नॉन मॉनेटरी है। तो जो चीज मॉनेटरी है, जिसका मनी से कुछ लेना देना है, उसको हम लोग सिर्फ बिजनेस की बुक में लिखते हैं। और जिसका मनी से कुछ लेना देना नहीं है उसको हम लोग बिजनेस की बुक में नहीं लिखते हैं। तो एग्जैक्टली इसका मतलब क्या हुआ? जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होंगे उनको हम लोग बिजनेस की बुक में लिखेंगे, और जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस नहीं होंगे, जिसमें रुपए का कुछ लेना देना नहीं है, उसको बिजनेस की बुक में
नहीं लिखेंगे। और मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स के बाद फिर सेकंड नंबर क्या आता है कि वो ट्रांजेक्शन्स बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होना चाहिए। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हो तो रही हैं लेकिन वो एग्जैक्टली बिजनेस से रिलेटेड नहीं। सपोज कि ये प्रोप्राइटर ही है, प्रोप्राइटर बिजनेस के लिए घर से निकला है और एग्जैक्टली बिजनेस में वो क्या कर रहा है, चाय पी रहा है। बिजनेस में आके, ऑफिस में आके वहां पे चाय पी रहा है, तो चाय एग्जैक्टली हम लोग को देखना पड़ेगा कि कौन सा एक्सपेंसेस है। भाई बिजनेस में आके पी रहा है, ऑफिस में आके चाय पी रहा है, इसका मतलब बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस है। लेकिन वही बिजनेसमैन मान लीजिए घर चला जाता है और घर में चाय पीता है, तो वहां पे वो वाला उसका एक्सपेंसेस कौन सा हो जाएगा, बिजनेस से रिलेटेड वो एक्सपेंसेस नहीं रहेगा। तो सबसे पहले ये देखना होगा हम लोग को कि जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो मॉनेटरी है या नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है, और अगर उसका जब मॉनेटरी है तो बिजनेस से रिलेटेड है या बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। जब ये समझ में आ गया कि ट्रांजेक्शन मॉनेटरी है और बिजनेस से रिलेटेड है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक मेमोरेंडम बुक होती है, मेमोरेंडम बुक में उस ट्रांजेक्शन्स को नोट कर लेते हैं। दिन में मान लीजिए मोहन को हमने माल बेचा, सोहन को माल बेचा, कोई गाड़ी वाला आया था उसको भाड़ा दिया गया, किसी मजदूर को उसकी वेजेस दी गई, राम हमारे यहाँ जो वर्कर है उसको सैलरी दी गई। तो जिस तरीके का जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहा है उसको हम लोग एग्जैक्टली क्या करते हैं, एक मेमोरेंडम बुक में, नाम ही इसका मेमोरेंडम बुक है, जिसमें याद करने के लिए नोट कर लेते हैं। और याद करने के लिए ट्रांजेक्शन्स को जब नोट कर लेते हैं उसके बाद या तो अगर बाई चांस अकाउंटिंग की एंट्री हम लोग खुद कर रहे हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अकाउंटिंग के लिए हमने किसी क्लर्क को रखा हुआ है और या अकाउंटेंट को रखा हुआ है, तो ये जो मेमोरेंडम बुक में हमने लिखा है वो अपने अकाउंटेंट को दे देते हैं, उसे बोल देते हैं ये सारा ट्रांजेक्शन आज हुआ है, इसकी एंट्री आप अकाउंटिंग की बुक में कर दीजिए। तो अकाउंटेंट एग्जैक्टली क्या करता है, सबसे पहले जर्नल तैयार करता है। इसको अभी हम लोग बहुत सारे फॉर्म में बार बार रिपीट करके देखेंगे, इसलिए जो नया होगा थोड़ा कम भी समझ में आ रहा होगा तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। तो एग्जैक्टली अकाउंटेंट क्या करेगा, सबसे पहले जर्नल तैयार करता है। जो भी ट्रांजेक्शन होता है जर्नल में उसको डेबिट क्रेडिट का शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो जर्नल में उस ट्रांजेक्शन को डेबिट और क्रेडिट कर देता है। हर एंट्री के लिए डेबिट या क्रेडिट जो होता है वो कर देता है। जर्नल में ट्रांजेक्शन्स करने के बाद फिर वो लेजर बनाता है, और लेजर बनाने के बाद फिर अकाउंटिंग में क्या बनाया जाता है, ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ट्रायल बैलेंस के बाद मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। ये एक स्ट्रक्चर हमने शुरू में इसलिए बता दिया कि एक माइंड में रहेगी एग्जैक्टली क्या क्या चीजें की जा रही। अब इसके बाद हम लोग आएंगे एग्जैक्टली डेफिनेशन पे, क्योंकि किसी भी चीज को स्टार्ट करने के पहले वो उसकी डेफिनेशन पता होना जरूरी है कि एग्जैक्टली वो है क्या। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है, accounting is an art as well as science of identifying, recording, classifying, summarizing, analyzing and interpreting business transactions to make it useful for internal and external users फॉर टेकिंग एफिशिएंट डिसीजन। अब हम लोग को क्या लग रहा है कि इतनी बड़ी डेफिनेशन है, ये याद कैसे रहेगी। तो इसको एग्जैक्टली याद करने की जरूरत नहीं, इसके एक एक वर्ड को हम लोग एक्सप्लेन करके देखेंगे कि क्या बोला जा रहा है इस डेफिनेशन में। अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग को साइंस बोला गया है। एग्जैक्टली किसी चीज को हम लोग साइंस क्यों बोलते हैं, किसको साइंस बोला जाता है, जिसके लिए कुछ प्री डिफाइंड मेथड हो, प्री डिफाइंड प्रिंसिपल्स हो, प्री डिफाइंड फार्मूला हो, जिसको पहले से ही हमारे स्कॉलर्स ने बना दिया है और बता दिया है कि इसको ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस को पूरा करना है। इसलिए क्या अकाउंटिंग में भी क्या है, प्री डिफाइंड मेथड है, फॉर्मूलाज हैं, टेबल्स हैं, जो कि पहले से बता दिया गया है कि इसको ऐसे ही आपको बनाना है। इसलिए जो हमारे स्कॉलर्स ने जैसा बताया है वैसा ही करना है। दैट्स व्हाई अकाउंटिंग इज नोन एज साइंस एंड व्हाई अकाउंटिंग इज नोन एज एन आर्ट। अकाउंटिंग को आर्ट क्यों कहा जाता है। अब ध्यान से सोचिए, किसी भी साइंस को या किसी भी सब्जेक्ट को जो हम लोग सीख लेते हैं, तो सीखने के बाद क्या कहीं भी मान लीजिए सपोज कि किसी फॉर्म में जाएंगे तो आराम से क्या पहली बार में वो ठीक तरीके से अप्लाई हो जाएगा, नहीं अप्लाई हो पाएगा। उसको देखना पड़ेगा, वहाँ जो फॉर्म में जो लोग रहेंगे जो पहले से कर रहे होंगे वो भी बताएंगे कि देखिए इसको ऐसे किया जाता है, और उसको हम एक बार करके देखेंगे। डॉक्टर अनुज जी, आपको ब्रेक कर रहा हूँ, स्लाइड आपकी एक ही जगह पे वही स्लाइड है, वहीं पे रुकी हुई है सर। डेफिनेशन नहीं आ रही है।
ना ना ना, जो आपको पहला बताया था बस वही है। ओके सर, एक मिनट। नाउ सर, इट इज विजिबल और नॉट? नो। आई थिंक ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम, स्लाइड नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से लग रहा है बहुत धीरे धीरे जो है ये लोड हो पा रही है वेबसाइट पे। क्योंकि बच्चे भी लिख रहे हैं, ओके। स्लाइड एक ही जगह फिक्स्ड है। अच्छा, अभी भी नहीं दिख रहा है अकाउंटिंग इज एन आर्ट? तो इसको स्टॉप करते हैं, हैं फिर से। कुछ नहीं, फिर एकदम एकदम एक प्लेन मिनट आ रहा है। Sir, अभी now अभी it is visible. सर। अच्छा, अब विजिबल है। ओके, वेरी गुड। सर अब आ ही नहीं रही वो। फिर से शेयर कर देते हैं। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आज थोड़ा सा ये स्लो लोड हो रही है स्लाइड। अब नेक्स्ट स्लाइड आएगी तो पहले पूछ लेंगे कि वो दिख रही है कि नहीं, उसके बाद उस पर हम लोग जो है डिस्कशन स्टार्ट हाँ, करेंगे। जब जब नेक्स्ट स्लाइड हाँ, आए तो एक बार आप पूछ लीजिए कि पूछ ये लेंगे न्यू स्लाइड। और उसके बाद ही डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, डेफिनेशन दिख रही है ना? अभी आपकी अब अभी डेफिनेशन दिख आपकी रही होगी। स्लाइड जो दिख रही अकाउंटिंग है वो, इज एन आर्ट। हाँ ये Yes, दिख sir. रही है। Now यस, it is वेरी गुड, visible. वेरी गुड। तो हम यही बोल रहे थे कि अकाउंटिंग साइंस क्यों है, क्योंकि इसके लिए कुछ प्री डिफाइंड फार्मूला, मेथड्स, प्रिंसिपल्स, टेबल पहले से डिजाइन कर दिए गए हैं कि आपको इसी फॉर्मेट में, इसी मेथड से, इसी प्रिंसिपल का यूज करके ही इसका अकाउंटिंग का यूज करना है। तो हम लोग उसी फॉर्मेट में करेंगे, उसी मेथड से करेंगे जैसे बताया गया है। और आर्ट क्यों है, ध्यान से सोचिए कि आर्ट हम लोग किसको कहते हैं? जिस चीज के लिए बार बार बहुत सारी प्रैक्टिस करना होता है। जब जितनी ज्यादा जो प्रैक्टिस कर लेगा वो उतना ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है उस आर्ट को करने में। जिसकी प्रैक्टिस 1 साल की है वो अच्छा कर लेगा, जिसकी प्रैक्टिस 5 साल की है वो और भी ज्यादा अच्छा कर लेगा। और अकाउंटिंग के साथ भी यही है। जिसने अकाउंटिंग का यूज प्रैक्टिकल लाइफ में जितना लंबे समय तक किया है वो उतना एफिशिएंटली अकाउंटिंग के फॉर्मूलाज को यूज कर लेगा। तो दैट्स व्हाई अकाउंटिंग इज called as an art also. So accounting is an art as well as science of identifying. अब एक एक वर्ड हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। आइडेंटिफाइंग, आइडेंटिफाइंग क्या है? आइडेंटिफाइंग मीन्स मतलब जो भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, जैसा कि हमने पहले बताया, पहले आइडेंटिफाई करना होगा ना कि एग्जैक्टली वो ट्रांजेक्शन से मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है या नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है। ये नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है तो उसकी एंट्री अकाउंटिंग की बुक में होगी ही नहीं, और अगर मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है तो उसकी एंट्री हम लोग बिजनेस की बुक में करेंगे। अब सपोज कि मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी की जब बात की जा रही है तो हमने कोई टेबल परचेज की या मोहन को सैलरी दी हमने या कोई गुड्स परचेज किया, सभी में पैसा जा रहा है। गुड्स परचेज करने में पैसा जा रहा है, टेबल परचेज करने में पैसा जा रहा है, मोहन को सैलरी देने में पैसा जा रहा है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है, ये सारा मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है। नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन देखिए है तो बिजनेस से ही रिलेटेड, लेकिन इसको हम लोग मनी में मेजर नहीं कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि हमारा कोई मैनेजर, हमारी फर्म चल रही है और हमारा कोई मैनेजर है, काफी एफिशिएंट है, दिन भर हमारा बिजनेस वही देखता है और जिसकी वजह से हमें 10 लाख रुपए पर ईयर की प्रॉफिट हो रही है। लेकिन क्या उसको हम लोग बिजनेस की बुक में लिख सकते हैं? सोचिए वो मैनेजर हमारे लिए कितना वैल्यूएबल है, लेकिन उसको मॉनेटरी टर्म में तो हम लोग एसेस नहीं कर सकते हैं ना। तो उस मैनेजर की जो वैल्यू है उसको अकाउंटिंग की बुक में नहीं लिखा जा सकता है। तो जो ट्रांजेक्शन्स मॉनेटरी है, जिसमें पैसा जा रहा है या पैसा आ रहा है, उसको ही हम लोग बिजनेस की बुक में लिख सकते हैं। और सेकंड क्या है, जो ट्रांजेक्शन्स है मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस, वो बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। मान लीजिए कि बिजनेस में हमने कोई चाय पी, सैलरी दी, तो ये बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शंस है। या सपोज कि ऑफिस में ही बैठे हुए हैं और ऑफिस का कोई स्टाफ है, उससे बोल दिया कि भाई बाहर जा रहे हो, घर के लिए ये वाला सामान उधर ही जा रहे हो, लेके आ जाना, उसको हमने पैसा दे दिया निकाल के। तो एग्जैक्टली क्या हुआ, ट्रांजेक्शन तो हुआ, पैसा तो दिया गया, लेकिन एग्जैक्टली हो क्या रहा है कि वो जो है घर का सामान खरीदने के लिए उसको पैसा दिया गया, मतलब वो बिजनेस का ट्रांजेक्शन नहीं था। तो दो चीज देखना है, ट्रांजेक्शन मॉनेटरी होना चाहिए और बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होना चाहिए। मतलब सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है ट्रांजेक्शन को। आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग की बुक में लिखा जाने वाला ट्रांजेक्शन है, तब फिर हम लोग उसको रिकॉर्ड करेंगे। कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे? मेमोरेंडम बुक जो हमने दिखाई थी, मेमोरेंडम बुक में, मतलब एक याददाश्त, याद रखने वाली जो एक कॉपी होती है, उसमें लिख लेंगे कि मोहन को सैलरी दी गई, राम से माल परचेज किया गया, गाड़ी भाड़ा दिया गया, मशीन परचेज की गई, रेंट दिया गया, जो भी आज की डेट में किया गया उसको हम लोग उस मेमोरेंडम बुक में लिख देंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। और रिकॉर्ड करने के बाद क्या करेंगे, जब हमारा अकाउंटेंट आएगा उसको दे देंगे आज का सारा ट्रांजेक्शंस कि लीजिए भाई अकाउंटेंट साहब, ये आज का ये सारा ट्रांजेक्शंस हुआ है, इसको आप लिख लीजिए अकाउंटिंग में।
तो अकाउंटेंट क्या करता है, सबसे पहले जर्नल, अकाउंटेंट मेमोरेंडम बुक से ट्रांजेक्शन्स को लेके सबसे पहले कहाँ पे रिकॉर्ड करता है, जर्नल में रिकॉर्ड करता है। जर्नल वर्ड हम लोग ये बार बार सुनेंगे, किसी ने पहले नहीं भी सुना होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार सुन लीजिए। सबसे पहले हम लोग जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन्स को। तो जर्नल में जब रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन, सोच के देखिए कि एक दिन में बिजनेस में 50 ट्रांजेक्शन हो रहा है, 100 ट्रांजेक्शन हो रहा है, फिर सेकेंड डे भी 100-50 ट्रांजेक्शन हो रहा है, इस तरीके से साल भर हजारों ट्रांजेक्शन हो रहा है बिजनेस में। तो जर्नल वाली बुक हमारी कितनी मोटी बुक हो जाएगी, और हजारों ट्रांजेक्शन उस जर्नल की बुक में लिख दिया गया है। और अब मान लीजिए कभी एकाएक ध्यान आया कि भाई मोहन को हमने पैसा दिया था 5,000 रुपए किसी डेट को, उसको देखना है, तो सोचिए उस मोटी सी बुक में आप कहाँ पे खोजने के लिए जाएंगे, और खोजेंगे भी तो कितना टाइम लग जाएगा। रिकॉर्ड तो है जर्नल में, सारा ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड तो है, लेकिन आपको खोजने में बहुत प्रॉब्लम होगी। दैट्स व्हाई आफ्टर रिकॉर्डिंग इट इज क्लासीफाइंग। रिकॉर्ड करने के बाद हम लोग सेकंड क्या करते हैं, अकाउंटिंग में क्लासीफाई कर देते हैं ट्रांजेक्शंस को। क्लासीफाई कैसे करते हैं, लेजर के फॉर्म में हम लोग ट्रांजेक्शन को क्लासीफाई कर देते हैं। अब सपोज कीजिए कि मान लीजिए जब बिजनेस है, तो बिजनेस में बहुत सारे हमारे कस्टमर्स भी होंगे, बहुत सारे हमारे सप्लायर्स भी होंगे। तो मान लीजिए एक सप्लायर है राम से हमारे यहाँ माल आ रहा है। अगर राम हमारा सप्लायर है तो उससे एक बार तो माल आएगा नहीं, आज माल आ रहा है, फिर 10 दिन बाद माल आएगा, फिर 4 दिन बाद जरूरत पड़ेगी तो माल आएगा, इस तरीके से साल भर राम से माल आता रहेगा। तो लेजर में हम लोग क्या करते हैं, राम का एक अकाउंट अलग से राम का अकाउंट खोल देते हैं, और जर्नल में से देख देख के जहां जहां पे राम की जर्नल एंट्री की गई है, राम की जर्नल एंट्री, उस जर्नल एंट्री को राम के अकाउंट में लिख दिया जाता है। अब मोहन से रिलेटेड जितना ट्रांजेक्शन है उसके लिए क्या करेंगे, मोहन का अकाउंट ओपन करेंगे, मोहन से अकाउंट, और जर्नल में से देखेंगे एक एक जगह पे जहां जहां मोहन का ट्रांजेक्शन है उसको मोहन के अकाउंट में लिख देंगे। इसी तरीके से सैलरी, बहुत सारे लोगों को सैलरी दी जा रही है, राम श्याम मोहन घनश्याम, तो सभी को सैलरी दी जा रही है और सारा जर्नल में लिखा हुआ है लाइन बाय लाइन। तो हम लोग क्या करेंगे, एक सैलरी अकाउंट ओपन करेंगे और जर्नल में से देख देख के जहां जहां पे जिसको जिसको सैलरी दी गई है, सैलरी टू राम, सैलरी टू मोहन, सैलरी टू घनश्याम, सभी को दी हुई सैलरी अकाउंट में लिख देंगे। इस तरीके से जितना भी अकाउंट रहता है, राम अकाउंट, मोहन अकाउंट, सैलरी अकाउंट, वेजेस अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, कैरेज अकाउंट, इंश्योरेंस अकाउंट, कमीशन अकाउंट, सारा अकाउंट खोल देते हैं, ओपन कर देते हैं, और उसके बाद उस पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड सारी एंट्री उस अकाउंट में कर लेते हैं। अब मोहन से रिलेटेड कुछ भी अगर सर्च करना होगा तो हम लोग को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मोहन के अकाउंट में जाएंगे, उस पर्टिकुलर डेट को देखेंगे, तुरंत दिख जाएगा वाला ट्रांजैक्शन कितने रुपए का था जो मोहन के साथ किया गया था। तो एग्जैक्टली रिकॉर्डिंग, क्लासीफाई करते समय हम लोगों ने क्या किया, सारी एंट्री को, सारे ट्रांजेक्शन्स को अलग अलग अकाउंट्स में डिवाइड कर दिया। क्लासीफाई करने के बाद नेक्स्ट क्या है, समराइज। अब सोचिए अकाउंट्स की भी बात अगर की जा रही है तो 50, 60 और 70 अकाउंट्स हो जाएंगे। जैसे हमने बात किया मोहन, सोहन, घनश्याम, श्याम, राम, मशीनरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट, वेजेस अकाउंट, कमीशन अकाउंट, कितना सारा अकाउंट हो जाएगा। तो 60-70 पेज हो जाएगा अकाउंट भी, तो 60-70 अकाउंट्स हो जाएगा एग्जैक्टली। तो अब क्या होगा एग्जैक्टली कि उसको और समराइज करना होगा। समराइज करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। जिसने पहले अकाउंट पढ़ा होगा उसको तो पता होगा, और जो नया होगा उसके लिए अभी शायद ये नाम नया होगा, ट्रायल बैलेंस। लेकिन ये सब वर्ड हम लोग बार बार सुनेंगे, इसलिए बाद में हम लोग के माइंड में फिट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस हम लोग क्या करते हैं, देखिए मोहन से जो भी ट्रांजेक्शन, जितना भी ट्रांजेक्शन हो रहा है साल भर में, तो एक ईयर के लास्ट में मोहन के अकाउंट का बैलेंस क्या है, डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, मोहन से पैसा लेना बाकी है या हमें मोहन को पैसा देना है, कोई एक चीज होगा ना, या हमें मोहन को पैसा देना होगा या मोहन हमें पैसा देगा। तो उसके अकाउंट का जो बैलेंस है, मान लीजिए 5350 साल के लास्ट में बैलेंस है, उसको हम लोग मोहन का बैलेंस जो है लिख लेंगे ट्रायल बैलेंस में। इसी तरीके से सोहन है, सोहन से पैसा लेना है या सोहन को पैसा देना है, सोहन के अकाउंट का भी कोई बैलेंस होगा, उसको एक वर्ड में ट्रायल बैलेंस में लिख देंगे, सोहन का नाम और उसका बैलेंस। मशीनरी का कुछ बैलेंस होगा, जो भी हमारे पास 30, 40, 50,000 की मशीनरी होगी, मान लीजिए 50,000 की मशीनरी है तो लिखेंगे ट्रायल बैलेंस में मशीनरी, और मशीनरी का बैलेंस लिख देंगे। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, एक पेज में आप लोग ध्यान से देखिए कि एक पेज में सारे अकाउंट्स का बैलेंस साल के लास्ट में हमारे पास आ जा रहा है, समराइज कर ले रहे हैं। और समराइज करने के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली बिजनेस का मेन एम ही यही होता है, बिजनेस तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही किया जाता है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के ये देखा जाता है कि बिजनेस जो हमने ऑपरेट किया साल भर, उसको ऑपरेट करने से प्रॉफिट हुई या
लॉस हुआ, कुछ भी हो सकता है भाई, साल भर हमने बिजनेस ऑपरेट किया, प्रॉफिट भी हो सकती है या कभी कभी लॉस भी हो जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें ये बता देता है कि बिजनेस को ऑपरेट करने से प्रॉफिट हुई है या लॉस हुआ है, और अगर प्रॉफिट हुई है तो कितनी प्रॉफिट हुई है। तो एग्जैक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक ऐसा स्टेटमेंट है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो हमारे साल भर के एफर्ट को एक वर्ड में समराइज, सोचिए हम कितना मोटा जर्नल तैयार किया है, जो इतनी मोटी सी बुक है। लेजर भी सोचिए कितनी मोटी सी लेजर वाली बुक है। फिर हमने ट्रायल बैलेंस तैयार किया और उसके बाद फिर हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार किया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कर क्या रहा है, एक वर्ड में हमारे साल भर के एफर्ट का जो रिजल्ट है उसको एक वर्ड में कन्वर्ट करके दे रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या बता रहा है कि आपने साल भर जो बिजनेस ऑपरेट किया उससे आपको 1,00,000 रुपए की प्रॉफिट हुई। और बिजनेसमैन तो एग्जैक्टली इसी में इंटरेस्टेड था कि उसको प्रॉफिट कितनी हुई। तो बिजनेसमैन को पता चल गया कि 1,00,000 रुपए की प्रॉफिट हुई। और अगर हम लोग मान लीजिए अगर अपनी बात करें, स्टूडेंट्स हैं हम लोग, स्टूडेंट की अगर बात की जाए तो हम लोग क्या करते हैं एग्जैक्टली, आज जो है पढ़ाई कर रहे हैं, कल भी पढ़ाई करेंगे, परसों भी पढ़ाई करेंगे। मान लीजिए अगर आज पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, और तो क्या हो रहा है, उसका रिजल्ट आज आ जाएगा, आज शाम में या रात में रिजल्ट आ जाएगा। रात में तो रिजल्ट नहीं आएगा, कल भी रिजल्ट नहीं आएगा, परसों भी रिजल्ट नहीं आएगा, बल्कि रिजल्ट साल के लास्ट में आएगा। बहुत सारा एग्जामिनेशन जब हम लोग दे देंगे तो साल के लास्ट में हमारा रिजल्ट आएगा, और वो भी एक ही वर्ड में रहेगा, पास या फेल। उसमें लिखा होगा पास, और पास के साथ परसेंटेज लिखा होगा कि एग्जैक्टली आपका कितना परसेंटेज मार्क्स आया, 70% आया या 80% आया। और सारे स्टूडेंट उसी में तो इंटरेस्टेड है ना कि भाई हमारा मार्क्स, हमारे एफर्ट्स का रिजल्ट क्या आया। उसी तरीके से बिजनेसमैन भी इसी में इंटरेस्टेड है कि भाई उसका बिजनेस का जो मेन मोटिव था प्रॉफिट, तो एग्जैक्टली उसने कितनी प्रॉफिट कमाई। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है उसके इस बात का जवाब दे देता है। और एग्जैक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है और उसके नीचे फिर हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट क्या होती है, 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है। बैलेंस शीट के लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, ये सारी चीज अभी हम लोग बहुत बार देखेंगे, बहुत बार इसका प्रोफार्मा देखेंगे, और ये सारे वर्ड्स बार बार यूज होंगे, इसलिए अगर किसी के लिए नया होगा तो सुन लीजिएगा, बहुत सारे वर्ड्स आपके माइंड में अभी बैठ जाएंगे और टेंशन लेने की नीड नहीं है। बैलेंस शीट 2 पार्ट में डिवाइड होता है, लाइबिलिटीज एंड एसेट्स। लेफ्ट हैंड साइड में लाइबिलिटीज होती है एंड राइट हैंड साइड में एसेट्स होती है। तो एग्जैक्टली बिजनेस में बहुत सारी एसेट्स होती है ना, जैसे कि मान लीजिए मशीनरी हो गई, फर्नीचर हो गया, कैश हो गया, हमारा बैंक बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारी हमारी एसेट्स है। उसी तरीके से लेकिन वो एसेट्स कहाँ से आई है, कैसे आई वो सारी एसेट्स, कहाँ से खरीदे, पैसा कहाँ से आया उसको परचेज करने के लिए। उसको परचेज करने के लिए पैसा किसने दिया था, पैसा बिजनेसमैन ने दिया था। जो बिजनेसमैन ने जो पैसा दिया था वो कैपिटल थी। तो उस कैपिटल को हम लोग कहाँ लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में, लायबिलिटी साइड में लिखते हैं। जो कैपिटल बिजनेसमैन बिजनेस को देता है बिजनेस करने के लिए। यहाँ पे ये हम लोग को हमेशा के लिए याद रख लेना है कि बिजनेसमैन और बिजनेस 2 अलग अलग चीजें होती हैं। बिजनेसमैन अलग होता है और बिजनेस अलग होता है। तो बिजनेसमैन बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो पैसा देता है वो बिजनेसमैन देता है, किसको देता है, बिजनेस को देता है। और बिजनेस के लिए वो पैसा एक लायबिलिटीज होता है, एक दायित्व तो होता है। तो ये दायित्व तो बिजनेसमैन को कभी ना कभी चुकाएगा, उस समय चुकाएगा जिस समय बिजनेस बंद किया जाएगा। अगर बिजनेसमैन ने 10 लाख रुपया दिया है बिजनेस को बिजनेस करने के लिए, तो बिजनेस की ये लायबिलिटी है कि वो 10 लाख रुपया बिजनेस बंद होने पे बिजनेसमैन को देगा। तो ये कैपिटल हम लोग लायबिलिटी साइड में लिखते हैं। और क्या हो सकता है, आज की डेट में देखिए खाली अपनी कैपिटल से तो बिजनेस हो नहीं रहा है, कभी कभी बैंक से लोन लेना पड़ता है या किसी दूसरे से लोन भी लेना पड़ता है। तो जिससे लोन लिए वो भी हमारी लायबिलिटी हो जाती है। तो कैपिटल के बाद हम लोग जिससे लोन लिए हैं, जहाँ से बैंक से लोन लिए हैं, तो बैंक लोन कैपिटल के नीचे लिख देते हैं। पता चल जाता है कि भाई क्या क्या हमारा दायित्व है, एक तो कैपिटल दायित्व हो गया बिजनेस का, एक बैंक लोन जो है बिजनेस की लायबिलिटी हो गई या दायित्व हो गया। और क्या हो सकता है, कंपनी के फॉर्म में अगर देखें तो कंपनी डिबेंचर इशू करती है, और बहुत सारी पब्लिक उस डिबेंचर को परचेज करती है और कंपनी को लोन देती है कि आप बिजनेस कीजिए और डिबेंचर का जो इंटरेस्ट होगा वो हमें दे दीजिएगा। तो ये सारी लायबिलिटीज जो है वो लायबिलिटी साइड में हम लोग नोट करते हैं, सारी एसेट्स जो होती हैं उसको एसेट साइड में नोट करते हैं। तो इस तरीके से बैलेंस शीट 2 पार्ट में डिवाइडेड होती हैं। और ये हमेशा याद रखना है कि जो टोटल है
एसेट साइड का जब हम लोग टोटल करते हैं तो जितना आता है लाइबिलिटी साइड का भी टोटल उतना ही आता है। मतलब जितनी हमारी एसेट्स रहेगी उतनी ही लाइबिलिटीज रहेगी। और ठीक है, तो आफ्टर क्लासिफाइंग समराइजिंग, समराइज हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तो पीएल अकाउंट में प्रॉफिट देख ले रहे हैं कितनी प्रॉफिट आई, और दूसरा कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन साल के लास्ट में बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, बिजनेस में कौन कौन सी एसेट्स बची हुई है, और बिजनेस का क्या क्या दायित्व तो बचा हुआ है, अभी आउटसाइडर्स को क्या क्या चीज चुकाना बाकी है, ये भी बिजनेस को पता चल जाता है साल के लास्ट में। तो ये हो गया आपका क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग। अब देखिए जो मेन था फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बन गया, और बिजनेसमैन का मेन मोटिव ही ये था प्रॉफिट को फाइंड करना और साल के लास्ट में अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को देखना। लेकिन बना लेना ही इनफ नहीं ना है, बना आफ्टर समराइजिंग व्हाट इज इट इज एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब जब बैलेंस शीट बन गई तो बहुत सारी बातों को एनालाइज भी तो करना है। एग्जैक्टली खाली बैलेंस शीट अपने पास रख थोड़ी लेना। जिस तरीके से मान लीजिए हमारा रिजल्ट जब हमारे पास आता है साल के लास्ट में, और उसमें लिखा होता है कि मान लीजिए 4th सेमेस्टर का रिजल्ट आया, उसमें लिखा है 70%, 3rd सेमेस्टर का रिजल्ट आया था उसमें लिखा था 80%, 4th सेमेस्टर वाले में लिखा है 70%, तो भाई माइंड देखेगा ना कि 10-10% कम कैसे आ गया मार्क्स। सोचने की कोशिश करेंगे ना आप लोग कि भाई 80 आया था इस बार 70 आया, क्यों, क्या ऐसा हो गया था कि 70 आया। तो बिजनेसमैन भी तो यही करेगा कि एग्जैक्टली अगर लास्ट ईयर में उसने अपनी इन्वेस्टमेंट पे 10% प्रॉफिट अर्न की थी या 1 लाख रुपया प्रॉफिट अर्न की थी, और इस बार क्या हो रहा है कि उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या बता रहा है कि 75,000 प्रॉफिट हुई। भाई बिजनेसमैन क्या सोच रहा है कि भाई अब 1 साल और बिजनेस कर लिए तो बिजनेस तो ग्रो होना चाहिए, प्रॉफिट इंक्रीज हो जानी चाहिए, लेकिन एग्जैक्टली प्रॉफिट इंक्रीज नहीं हो रही है बल्कि 75,000 प्रॉफिट हो गई। तो एनालाइज करेगा ना कि क्या ऐसा हो गया था, क्या कहीं पे खर्चा ज्यादा हो गया था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हो गया था, या कहीं पे कुछ वेस्ट हो गया था, या कोई अदर प्रॉब्लम हो गई थी, या किसी कंपिटिटर्स की वजह से हमारा माल कम बिक पाया था। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के ये सारी चीजों को एनालाइज करना होगा एग्जैक्टली, और एनालाइज करने के बाद इंटरप्रिटेशन निकालना होगा, समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या था, किस वजह से वो प्रॉफिट कम हो गई। या फिर ये भी हो सकता है कि मान लीजिए लास्ट ईयर में प्रॉफिट 1 लाख रुपया थी, इस साल प्रॉफिट 2 लाख रुपया हो गई, सीधे डबल हो गई प्रॉफिट। तब भी तो इस बात को भी, इसको खाली खुश होने की जरूरत थोड़ी है, इसको भी एनालाइज करना होगा कि भाई 1 लाख रुपया प्रॉफिट हो रही थी, अब 2 लाख रुपया प्रॉफिट, क्या हमने एग्जैक्टली ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर दिया। तो एग्जैक्टली बिजनेस की बुक को, ट्रायल बैलेंस को देख के, पीएल अकाउंट को देख के, अपनी एसेट्स और लायबिलिटी को देख के देखेंगे क्या चीज ऐसा हुआ कि 2 लाख रुपए की प्रॉफिट है। अगर डबल हो सकती है प्रॉफिट, तो वही चीज अगर हम लोग जो जिस पर्टिकुलर एक्टिविटी को करने की वजह से प्रॉफिट इतनी तेज स्पीड से इंक्रीज हो रही है, अगर वही एक्टिविटी और कर दें, उसी एक्टिविटी को हम लोग और ज्यादा करें, तो हो सकता है 2 लाख से 4 लाख हो जाए नेक्स्ट ईयर में प्रॉफिट। उस पर और ध्यान देने की जरूरत है ना, जिस वजह से प्रॉफिट, मान के चलिए कि ये देखा गया कि एग्जैक्टली हम लोग का प्रोडक्ट 4 टाइप का है, प्रोडक्ट या 3 टाइप के प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी एंड प्रोडक्ट सी, 3 प्रोडक्ट हम लोग सेल करते हैं। और लास्ट में क्या देखा गया कि जो सी वाला प्रोडक्ट है, टोटल जो 2 लाख रुपए की प्रॉफिट हुई है उसमें 1 लाख रुपए की प्रॉफिट प्रोडक्ट सी पे हुई है, और बाकी 50,000 रुपए की प्रॉफिट प्रोडक्ट ए पे हुई है, 50,000 रुपए की प्रॉफिट प्रोडक्ट बी पे हुई है। और प्रोडक्ट सी की डिमांड बहुत ज्यादा है मार्केट में, और तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि भाई प्रोडक्ट सी की मैन्युफैक्चरिंग और बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्ट सी को मार्केट में और ज्यादा सेल कर सकते हैं अगर उसकी डिमांड भी ज्यादा है और उससे ज्यादा प्रॉफिट हो रही है तो। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम लोग एनालाइज करते हैं और इंटरप्रिटेशन निकालते हैं कि एग्जैक्टली क्या गलत हो गया था और क्या अच्छा हो गया था, क्या सही हो गया था, एंड इंटरप्रेट बिजनेस ट्रांजेक्शन टू मेक इट यूजफुल फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर। क्यों हम लोग इन सारी इतनी एक्टिविटी को कर रहे हैं, क्यों अकाउंटिंग की बुक लिख रहे हैं। अकाउंटिंग की बुक इसीलिए तो लिख रहे हैं क्योंकि उसको यूजफुल बनाना है। किसके लिए यूजफुल बनाना है? इंटरनल यूजर के लिए यूजफुल बनाना है और एक्सटर्नल यूजर्स के लिए यूजफुल बनाना है अकाउंटिंग की बुक को। अभी हम लोग इस स्लाइड के बाद अकाउंटिंग के इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स के बारे में डिटेल में देखेंगे। अभी आप लोग बस इतना देख लीजिए कि इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स के लिए हमें अपनी अकाउंटिंग की बुक को परफेक्ट बनाना है, जिससे हमारे इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स जो हैं उसमें से देख के सारी चीजों को समझ सकें। अगर उनके पास अकाउंटिंग की नॉलेज है तो वो समझ सकें, कोई भी चीज जो है उनको समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली इस बुक में क्या लिखा है। फॉर टेकिंग एफिशिएंट डिसीजन, और क्या करना है एग्जैक्टली, जो इंटरनल यूजर्स हैं उसको भी डिसीजन लेना है बिजनेस के बारे में, जो एक्सटर्नल यूजर्स हैं उसको भी डिसीजन लेना है। हम लोग के माइंड में क्या आएगा कि एक्सटर्नल यूजर्स को क्या डिसीजन लेना होगा,
तो अभी हम लोग उसको देखते हैं कि क्या क्या डिसीजन लेना होता है, क्यों इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स के लिए अकाउंटिंग की बुक इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देख रहे हैं कि हु आर द इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग बुक। Is it visible or not? Yes, sir. Users of accounting information is visible? Yes, sir. Okay, very good. So हमने users की बात की थी, internal user and external user. Person interested in accounting. Following charts indicates about internal and external users. Internal users कौन कौन है? Proprietor है, मैनेजमेंट है एंड एम्प्लॉय है, ये तीनों इंटरनल यूजर्स। अब प्रोप्राइटर की बात की जाए तो प्रोप्राइटर कौन है? जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है, जिसका वो बिजनेस है। तो अब प्रोप्राइटर की अगर बात करेंगे तो प्रोप्राइटर को तो बहुत सारी चीजें देखना है उस अकाउंटिंग की बुक से कि एग्जैक्टली उसने किसको माल बेचा था, किससे उसको पैसा लेना है, किसको वेजेस देना है, कौन कौन से एम्प्लॉई हैं जिनको सैलरी नहीं दी गई है, या आज की डेट में उसके पास कौन कौन सी एसेट्स है, उसका जो बिजनेस है वो ग्रो कर रहा है या डिक्लाइन कर रहा है। मतलब अगर 2-3 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली उसका बिजनेस ग्रो कर रहा है या डिक्लाइन कर रहा है। मान के चलिए कि 2021 में उसको 10% प्रॉफिट हुई थी, 22 में 12%, 23 में 15% एंड 24 में 20% अब प्रॉफिट हो रही है जो कैपिटल इन्वेस्ट की गई है उस पर। तो इसका मतलब वो उसको समझ में आ जाएगा कि नहीं एग्जैक्टली मेरा बिजनेस जो है ग्रो कर रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो इंक्रीज हो रहा है। और भी बहुत सारी चीज़ें, प्रोप्राइटर है, उसका बिजनेस है, तो वो उस बिजनेस की बुक में से जरूरत पड़ने पे देखेगा। मैनेजमेंट, अब मैनेजमेंट क्या क्या देखेगा? जब उस बिजनेस में जिसमें ओनर से अलग होता है और मैनेजमेंट अलग होता है। आज की डेट में तो हम लोग देखते हैं ना, ऐसे मान लीजिए मुकेश अंबानी जो है वो अपना जो है मुंबई में बैठे हुए हैं और उनका बिजनेस कोई और चला रहा है। कौन चला रहा है उनका बिजनेस? एग्जैक्टली मैनेजमेंट चला रहा है। तो मैनेजमेंट को जो भी डे टू डे एक्टिविटी है, क्वार्टरली एक्टिविटी है, ईयरली एक्टिविटी है, और बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, बिजनेस की जो एसेट्स है, बिजनेस की जो लाइबिलिटीज है, बिजनेस ग्रो कर रहा है या ग्रो नहीं कर रहा है, डिक्लाइन कर रहा है, या मान लीजिए सपोज कि बिजनेस का ओनर कुछ पूछता है कि बिजनेस में ये जो है बताइए ये क्या है, तो मैनेजमेंट कैसे बताएगा? जब अकाउंटिंग की बुक को देखेगा तभी तो बताएगा, उसमें से देख के बताएगा कि ये एग्जैक्टली ये जो है ऐसा है। अगर मैनेजमेंट पूछेगा कि अभी इस समय बिजनेस में आपकी जो है कितनी कैपिटल है और कितना जो है लोन लिया गया है, तो मैनेजर बता सकता है बिजनेस की बुक को देख के कि एग्जैक्टली 70% अपनी कैपिटल चल रही है और 30% जो है हम लोग बाहर से लोन लिए हुए हैं। और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है मैनेजमेंट बिजनेस की बुक में से देखता है, क्योंकि बिजनेस को वही मैनेज करेगा, मैनेजमेंट ही मैनेज करता है। एम्प्लॉय भी इंटरेस्टेड होते हैं बिजनेस की बुक में। अब हम लोग क्या सोचेंगे कि भाई वो एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं उनको बिजनेस की बुक से क्या लेना देना है? भाई एम्प्लॉय को भी बिजनेस की, एम्प्लॉय आप अगर सोचिए तो वही तो प्रोडक्शन कर रहे हैं, वही मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, वही सारा काम कर रहे हैं और उनकी वजह से ही बिजनेस को प्रॉफिट हो रही है, इतनी सारी प्रॉफिट कमा रहा है बिजनेस। तो बिजनेस के एम्प्लॉय जो है वो उनके लिए तो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये बुक। और अगर एम्प्लॉय देखेंगे मान लीजिए या वर्कर्स जो है, उनको पता होना चाहिए ना कि हमारा बिजनेस जो है कितनी प्रॉफिट अर्न कर रहा है, क्या बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा है हमारा बिजनेस, या लास्ट ईयर में बिजनेस को 1 लाख रुपया प्रॉफिट हुई थी, इस बार डायरेक्ट 2 लाख रुपया प्रॉफिट हो गए। तो अगर एम्प्लॉय को ये पता चलेगा तो एम्प्लॉय क्या करेंगे? भाई बिजनेस के ओनर से बोलेंगे सर आपको इस बार डबल प्रॉफिट हुई है, 2 लाख रुपया प्रॉफिट हुई है, तो आप कुछ बोनस दीजिए हम लोग को 1 महीने का या 2 महीने का, आपकी प्रॉफिट डबल हुई है तो कम से कम 1-2 महीने का बोनस तो दीजिए। तो कैसे पता चलेगा? जब एम्प्लॉय बिजनेस की बुक को देखेंगे तभी तो पता चलेगा। और अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिए, अब ये माइंड में आ रहा है कि एम्प्लॉय देखेंगे कैसे? मान लीजिए एम्प्लॉय को मना कर दिया गया कि नहीं हम आपको नहीं दिखाएंगे, तो आज की डेट में तो भाई कहाँ जिद कर पाएंगे? भाई मान लीजिए 15-20-25 हज़ार में एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, जिद तो करेंगे नहीं। लेकिन एग्जैक्टली मान लीजिए जो प्रोप्राइटर सोल प्रोप्राइटरशिप है, जो छोटा बिजनेस है, चलिए उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो कंपनी फॉर्म में जो बिजनेस हो रहा है, जो बड़े आकार में जो बिजनेस किया जा रहा है, उसमें ये रूल है कि आपको जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसको पब्लिश करवाना होगा। पब्लिश जब करवाएंगे, जब पब्लिश करवा देंगे तो कोई भी उसको देख सकता है, चाहे इंटरनल यूजर्स देख सकता है, एम्प्लॉय देख सकता है, बाहर का कोई आदमी देख सकता है, पब्लिक देख सकती है, गवर्नमेंट देख सकती है, कोई भी देख सकता है उस अकाउंटिंग की बुक को, अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन को। एंड एक्सटर्नल यूजर्स की जब बात की जा रही है, इन्वेस्टर।
अब सोचिए इन्वेस्टर जिसने पैसा इन्वेस्ट किया है हमारे बिजनेस में, तो इन्वेस्टर क्यों इंटरेस्टेड होता है भाई? उसने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, मान लीजिए अगर कंपनी है तो उसने हमारी कंपनी का शेयर परचेज किया है, हिंदुस्तान यूनिलीवर में मान लीजिए इन्वेस्टर ने अपना शेयर परचेज किया, तो क्या है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर को प्रॉफिट हो रही है या लॉस हो रहा है उसमें तो इंटरेस्टेड होगा ना। अगर प्रॉफिट होगी तो एग्जैक्टली क्या होगा, शेयर की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, लॉस होगा तो शेयर की प्राइस डिक्रीज हो जाएगी। तो इन्वेस्टर को डिसीजन लेना है ना एग्जैक्टली कि इसी कंपनी का शेयर अपने पास रखना है या इस कंपनी का शेयर सेल करके किसी दूसरी कंपनी का शेयर परचेज करना है। तो इन्वेस्टर को भी डिसीजन लेना है एग्जैक्टली कि किस कंपनी का शेयर ज्यादा प्रॉफिटेबल है, जिस कंपनी का शेयर हमारे पास है क्या उसका ग्रोइंग प्रोस्पेक्ट अच्छा है या फिर ग्रोइंग प्रोस्पेक्ट जो है उसका ठीक नहीं है। और क्रेडिटर, अब क्रेडिटर कौन है? जो हमें माल सप्लाई करता है, रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, या जिनसे हम माल परचेज करते हैं किसी दूसरे को बेचने के लिए, किसी दूसरे को सेल करने के लिए, वो हमारा क्रेडिटर होता है। हमने मोहन से रॉ मटेरियल परचेज किया, उससे हम गुड्स मैन्युफैक्चर करेंगे और सेल करेंगे, तो मोहन क्या हो गया, हमारा क्रेडिटर हो गया। तो क्रेडिटर क्यों इंटरेस्टेड होता है भाई? वो जो है माल सप्लाई कर रहा है और उसको हम लोग पैसा दे रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली बिजनेस में क्या होता है 2 महीने 3 महीने की क्रेडिट दी जाती है, कभी कभी उससे भी ज्यादा क्रेडिट दी जाती है कि भाई आपको 3 महीने के बाद पैसा चुकाना है, 2 महीने के बाद पैसा चुकाना है। तो क्रेडिटर सोच के देखिए कितना जो है वास्ट सप्लाई कर रहा है, 10 लाख 20 लाख 25 लाख 50 लाख का मटेरियल सप्लाई कर रहा है वहाँ मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। तो उसको भी तो पता होना चाहिए कि भाई उधार अगर सप्लाई कर रहे हैं तो पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और ये कैसे पता चलेगा? तो जब बिजनेस की वो पास्ट परफॉर्मेंस देखेगा हमारा क्रेडिटर कि नहीं भाई इनकी पास्ट परफॉर्मेंस तो अच्छी है, काफ़ी प्रॉफिट अर्न करते हैं, इनको माल देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिया जा सकता है। लेकिन अगर देखिएगा कि ये तो पास्ट ईयर में लॉस अर्न किए हुए हैं, सिर्फ लास्ट ईयर भी लॉस था इनका, लास्ट टू लास्ट ईयर भी इनको लॉस ही हुआ था, तब तो भाई ये डाउटफुल हो गया, पता नहीं ये पैसा चुका पाएंगे कि नहीं चुका पाएंगे, कोई आपको उधार माल ही नहीं देगा। नेक्स्ट क्या है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड होती है। अब देखिए छोटा बिजनेस बहुत ज्यादा है तो भाई गवर्नमेंट क्या इंटरेस्ट, लेकिन जब बड़े बिजनेस की बात की जाएगी तो जो बहुत बड़ा बिजनेस होता है वो कई तरीके से सोसाइटी को अफेक्ट करता है, पॉजिटिवली भी अफेक्ट करता है और निगेटिवली भी अफेक्ट करता है। तो अभी इस पॉजिटिव और निगेटिव के बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं देखेंगे क्योंकि वो बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा। तो बिजनेस सोसाइटी को हमारे इन्वायरमेंट को, सोसाइटी में रहने वाले लोगों को पॉजिटिवली और निगेटिवली अफेक्ट करता है। तो गवर्नमेंट भी ये देखेगी कि इस बिजनेस में कितनी प्रॉफिट हो रही है, और गवर्नमेंट को एक चीज़ और भी टैक्स भी लेना है भाई, बिजनेस को जो प्रॉफिट हुई है, बिजनेस जो माल बेचा है उस पर इनडायरेक्ट टैक्स लेना है, और बिजनेस जो प्रॉफिट अर्न किया है उस पर डायरेक्ट टैक्स लेना है गवर्नमेंट को। तो अकाउंटिंग की बुक से ही तो पता चलेगा, गवर्नमेंट जो है ऑडिटिंग करवाएगी, ऑडिटिंग करवा के देखेगी कि एग्जैक्टली जो आपने प्रॉफिट शो की है वो प्रॉफिट सही है या नहीं। आपको 10 लाख रुपए की प्रॉफिट हुई है, आपने 5 लाख रुपए की ही प्रॉफिट दिखाई है, तो गवर्नमेंट को भी देखना होगा ना बुक सही है या नहीं सही है। फॉरेनर यहाँ पे, फॉरेनर भी इंटरेस्टेड होते हैं। फॉरेनर का मतलब यहाँ पे ले लीजिए, मान लीजिए फॉरेन कंपनी या मल्टीनेशनल कंपनी जो है, मान लीजिए सपोज कीजिए कि हम लोग यहाँ अगर बात करें इंश्योरेंस बिजनेस की बात करें इंडिया में, तो इंडिया में इंश्योरेंस बिजनेस की किसी इंश्योरेंस कंपनी की बात करें, वहाँ 10% की रेट से इंश्योरेंस कंपनीज को प्रॉफिट हो रही है, ठीक है, मान के चलते हैं। और जब इंडिया के की इंश्योरेंस कंपनी ने देखा फॉरेन में, जो जापान में इंश्योरेंस कंपनी चल रही है वहाँ 15% की रेट से प्रॉफिट हो रही है, और वहाँ जापान में 90% लोग इंश्योरेंस करवा रहे हैं। और इंडिया की जब बात कर रहे हैं, यहाँ तो टोटल पॉपुलेशन का 20% ही पॉपुलेशन इंश्योरेंस करवा रही है, वहाँ 90% इंश्योरेंस करवा रही है। मतलब ऐसा क्या है, क्यों वहाँ पे क्या कौन सी बिजनेस की टेक्निक ये लोग यूज कर रहे हैं कि 90% लोग वहाँ के जो है इंश्योरेंस करवा रहे हैं, और वहाँ ज्यादा प्रॉफिट हो रही है जापान में, जबकि वो क्या कर रहे हैं कि एग्जैक्टली उनके प्रीमियम का, इंश्योरेंस प्रीमियम का रेट जो है कम है, और हम इंश्योरेंस प्रीमियम का रेट इतना ज्यादा रखे हुए हैं यहाँ पे, फिर भी हमें कम प्रॉफिट हो रही है। तो इन सब का एग्जैक्टली क्या रीजन है, इन सब की स्टडी की जा सकती है ना। एक कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट हो रही है, दूसरी कंपनी को कम प्रॉफिट हो रही है, तो भाई सभी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश है, किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग देख सकते हैं, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिला सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, कौन सा खर्च हम लोग ज्यादा कर दे रहे हैं, क्या एम्प्लॉय को ज्यादा सैलरी दे दे रहे हैं या कहीं दूसरा कुछ ऐसा करना चाहिए जो नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीजें। आपका रिसर्च स्कॉलर, अब तो कुछ लोग अगर जो पीएचडी करते हैं एग्जैक्टली, तो वो क्या करते हैं, बहुत सारे कंपनी जिस कंपनीज पे वो स्टडी कर रहे होते हैं, मान लीजिए लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की, तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स चाहिए ना कि उसके बैलेंस शीट की वेरियस ईयर्स में क्या पोजीशन थी, वेरियस हेड्स की क्या पोजीशन थी, तो उससे वो लोग देखेंगे 8-10 ईयर का डेटा, वहाँ का फाइनेंशियल डेटा लेंगे और कुछ इन्फ्रेंस निकालेंगे। कंज्यूमर भी इंटरेस्टेड होते हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। कंज्यूमर क्यों इंटरेस्टेड होते हैं भाई, जिस कंपनी का अगर मान लीजिए हम लोग सामान परचेज कर रहे हैं और हमेशा परचेज कर रहे हैं,
तो हम लोग भी इंटरेस्टेड होते हैं कि भाई क्या वो कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है, पता तो चले कि भाई जो सामान हम लोग खरीद रहे हैं उस पर कंपनी कितना कमा रही है। सपोज कीजिए, मान लीजिए छोटी सी चीज ही बाजार से, मान लीजिए सपोज ये जो घर हम लोग बाजार से छोटी सी पापड़ खरीद के ले आते हैं या कोई चीज खरीद के ले आते हैं, माइंड में आता है ना कि भाई जो हमको 300 रुपीज पर केजी मिला, लेकिन बनाने वाले को तो ये 150 रुपया पर केजी ही पड़ा होगा, मतलब 150 रुपीज पर केजी उसने अर्न किया, 50% उसने अर्न कर लिया। तो थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट रहता है कंज्यूमर का भी कि भाई जिस कंपनी का सामान खरीद रहे हैं उस कंपनी ने एग्जैक्टली कितना मार्जिन लिया है उस प्रोडक्ट को, उस प्रोडक्ट पे। अब जैसे एम्बे की प्रोडक्ट की अगर बात की जाए, एम्बे का शायद किसी ने नाम सुना हो, तो एम्बे वाले सोचिए कितना महंगा अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो एग्जैक्टली इतना ज्यादा वो मार्जिन लेते हैं। तो माइंड में आता है ना कि भाई क्या रियली उस कंपनी का प्रोडक्ट इतना ज्यादा अच्छा है, यूजफुल है, या फिर ये लोग ऐसे ही इतना मार्जिन ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ एडवांटेजेस हम लोग देखेंगे, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस। स्क्रीन इज विजिबल और नॉट? एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग? नो सर। नो सर। अभी विजिबल हो जाएगी, 1 मिनट वेट कीजिए, हो जाएगी तो बता दीजिएगा। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, चलिए अभी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर विजुअल नहीं भी हो रही तो कोई प्रॉब्लम। रिप्लेसेस मेमोरी। देखिए फर्स्ट एडवांटेज क्या है, इट रिप्लेसेस मेमोरी। ये क्या कर रहा है एग्जैक्टली, हमारे मेमोरी को रिप्लेस करने का काम कर रहा है। सोच के देखिए, बिजनेस के सारे ट्रांजेक्शन, इतने हजारों ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, क्या उसको हमारा माइंड याद रख सकता है? बिल्कुल याद नहीं रख सकता है। तो अकाउंटिंग क्या कर रहा है, मेमोरी को रिप्लेस, जो भी हमारी मेमोरी में उसको तुरंत किसी बुक में उतार दे रहा है, जिससे कि हमेशा के लिए याद रहेगा। रिप्लेसेस मेमोरी। प्रोवाइड कंट्रोल ओवर एसेट्स। तो जो बिजनेस में कितनी सारी मशीनरी है, कितना सारा फर्नीचर है, कितना कंप्यूटर है, प्रिंटर है, प्रिंटिंग करने के लिए पेज है, अदर टाइप की कितनी सारी एसेट्स है, तो उन सारी एसेट्स पे कहाँ से कंट्रोल रहेगा? आप लोग सोचिए, अपने स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं, वहाँ पे कितने सारे एसेट्स, कितने सामान रहते हैं, तो उन सारे सामान का हिसाब किताब कहाँ पे रहेगा? हिसाब किताब नहीं रहेगा तो कंट्रोल कैसे रहेगा? तो अकाउंटिंग की बुक एग्जैक्टली क्या कर रही है, उन सारी एसेट्स को एक जगह अरेंज करके उसके हिसाब किताब रखने का काम करे। किसी भी टाइम पे आप देख सकते हैं, देख लेंगे कि भाई हमारे पास कितना फर्नीचर है, पता चल गया कि जो है आपके पास टोटल 10 लाख का फर्नीचर है। मशीनरी कितनी है? 20 लाख की मशीनरी है। या आपके पास कैश कितना है? 12 लाख कैश है। तुरंत वो अकाउंटिंग की बुक आपको बता देगी कि क्या कौन कौन सी एसेट्स आपके पास कितनी है, और उस पर आप कंट्रोल कर सकते हैं। मान लीजिए पता ही नहीं है जब आपके पास क्या चीज कितना है, तो सपोज कि उतने बड़े सोचिए स्कूल कॉलेज की अगर बात की जाए, तो उसमें से अगर कोई 2 चेयर कोई उठा के ले जाएगा, आपको क्या पता चलेगा कि वो चेयर कहाँ चले गई? पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वहां तो हजारों चेयर है। तो इस तरीके से अगर मान लीजिए आपके पास हिसाब रखा हुआ है, तो आपके पास कोई भी अगर आपकी एसेट्स गायब होती है या खराब हो जाती है तो आपको पता चलेगा। फैसिलिटेट्स द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और बिजनेस का मेन एम ही यही होता है। जैसे स्टूडेंट का मेन एम होता है कि साल के लास्ट में रिजल्ट देखना है कि रिजल्ट में कितना परसेंटेज नंबर आया है हमें, और मेरा जो फ्रेंड था या मेरे बगल में जो बैठता था उससे कितना ज्यादा नंबर आया। तो बिजनेस का भी तो मेन एम यही है, यही तो देखना है ना कि कितनी प्रॉफिट हुई है। और अगर उसका कोई मेन कंपटीटर्स है तो वो मिला के भी देख लेगा, कंपेयर करके देख लेगा कि भाई कंपटीटर्स को 10 लाख रुपए प्रॉफिट हुई है, हमें 12 लाख हुई है, इसका मतलब कंपटीटर्स जो है अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और बैलेंस शीट भी देख लेगा, फाइनेंशियल पोजीशन में बैलेंस शीट, मतलब एग्जैक्टली हमारे पास अभी कौन कौन सी एसेट्स है और आउटसाइडर्स का क्या क्या पैसा चुकाना बाकी है। मीट्स द इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स। तो और जो भी इंफॉर्मेशन है, वेरियस टाइप की इंफॉर्मेशन, लेंडर्स के बारे में, क्रेडिटर्स के बारे में, और जो भी अदर्स इंफॉर्मेशन है, डेटर्स के बारे में, हमारी जो बिल्स है, बिल्स के बारे में, वो सारी इंफॉर्मेशन एक जगह पे मिल जाती है। फैसिलिटेट्स अ कंपेरेटिव स्टडी। कंपेयर करके देख सकते हैं, जैसे कि हमने बताया ना, एक बिजनेसमैन कंपेयर करके देख सकता है उसके कंपेटिटर्स की कंपेरिजन में उसको प्रॉफिट ज्यादा हो रही है या कम हो रही है, या खुद का कंपैरिजन कर सकता है। लास्ट ईयर में उसको अपनी कैपिटल पे 10% प्रॉफिट हुई थी, करेंट ईयर में उसको अपनी कैपिटल पे 12% प्रॉफिट हुई। इसका मतलब उसको समझ में आ जाएगा कि भाई 2% उसकी प्रॉफिट इंक्रीज हो गई है। कंपेयर करके देख सकता है। कंपेयर करके देख सकता है कि भाई लास्ट ईयर में वेरियस जो है, चाय पानी ये सब तरीके का जो एक्सपेंसेस था उस पर 10,000 रुपया खर्च हुआ था, इस बार देखा कि 30,000 खर्च हो गया। अब माइंड में उसके तुरंत आएगा भाई कि 10,000 रुपया लास्ट ईयर में खर्च हुआ था, इस बार चाय पानी पे हम लोग 30,000 कैसे खर्च कर दिए। तो भाई 5,000 7,000 बढ़ जाता तो समझ में आता, तो तुरंत देखना पड़ेगा कि भाई क्या है, उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये और बढ़ता चला जाएगा।
और एग्जैक्टली क्या करेगा, एक्सपेंसेस बढ़ेगा तो आपकी प्रॉफिट जो है रिड्यूस हो जाएगी। असिस्ट द मैनेजमेंट इन मेनी वे, मैनेजमेंट को देखिए वेरियस टाइप का डिसीजन लेना पड़ता है हमेशा, डे टू डे लाइफ में रोज बहुत सारा डिसीजन लेना पड़ता है, और उस डिसीजन को लेने में कौन हेल्प करता है, अकाउंटिंग की बुक ही सिर्फ हेल्प करती है मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में। प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी और प्रोडक्ट सी हम लोग सेल कर रहे हैं। अब सपोज कीजिए कि प्रोडक्ट ए, बी और सी तीनों सेल हो रहा है, लेकिन और हमारी कैपेसिटी जो है हमारे यहाँ फैक्ट्री की लिमिटेड है, जितना हम लोग बना रहे हैं उससे ज़्यादा नहीं बना सकते हैं। तो क्या हो रहा है एग्जैक्टली कि प्रोडक्ट ए जो है 10% मार्जिन दे रहा है, बी 20% मार्जिन दे रहा है और सी 30% मार्जिन दे रहा है, इससे ज़्यादा बना भी नहीं सकते हैं क्योंकि हमारी फैक्ट्री की कैपेसिटी लिमिटेड है। तो माइंड में क्या आ रहा है कि भाई ए तो 10% ही प्रॉफिट दे रहा है ना, सी 30% प्रॉफिट दे रहा है, तो ठीक है ए का प्रोडक्शन हाफ कर देते हैं और सी का प्रोडक्शन जो है 1.5 टाइम कर देते हैं, कुछ भी नहीं हुआ, फैक्ट्री की कैपेसिटी भी उतनी ही है लेकिन हमारी प्रॉफिट बढ़ गई। ये डिसीजन कैसे लिया गया, जब दिखा उसमें अकाउंटिंग की बुक में कि ए से जो प्रॉफिट का रेट है वो 10% है। ठीक है, और भी बहुत सारे डिसीजन है, इसकी हम लोग बाद में बात करेंगे। डिफिकल्ट टू काउंसिल फ्रॉड और थेफ्ट, अब देखिए सोचिए बिजनेस चल रहा है, कितने तरीके का फ्रॉड हो सकता है, थेफ्ट हो सकता है। कोई मान लीजिए आपका एम्प्लॉय ही है, डाउन में से 500 रुपए का नोट निकाल के ले गया, कैसे पता चलेगा? अगर मान लीजिए आपके पास कैश अकाउंट मेंटेन है तो तुरंत आपको पता चल जाएगा कि भाई 500 रुपए कम दिखा रहा है कैश बैलेंस, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो गया है। ठीक है, अभी ये नहीं पता चलेगा कि कौन ले गया, लेकिन ये तो पता चल जाएगा कि 500 रुपए कम हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास कैश अकाउंट मेंटेन ही नहीं है तो आपको पता ही नहीं है, जब पता ही नहीं है तो आप निश्चिंत रहेंगे, वो 500 रुपए उसको एम्प्लॉय को भी पता चल जाएगा कि भाई यहाँ से तो आराम से ले जा सकते हैं, फिर 3-4 दिन बाद वो आएगा, फिर 500 रुपए का एक नोट निकाल के ले जाएगा। तो इस तरीके की एक्टिविटीज होती रहेंगी। जो हमारे यहाँ का प्रिंटर है, प्रिंटर का पेज जो है वो ऑफिस के दूसरे एम्प्लॉय अपने जो है घर की एक्टिविटी के लिए प्रिंट करने के लिए यूज करते रहेंगे, पेज खत्म हो जाएगा, दूसरा पेज आ जाएगा। तो जब पेज का हिसाब किताब रहेगा, अच्छे से मेंटेन रहेगा, तभी तो उस पेज पे कंट्रोल होगा कि उसका ठीक से यूज हो सके। तो एग्जैक्टली अकाउंटिंग क्या कर रहा है, सारे इस सब तरीके के फ्रॉड और इसको रोकने का काम कर रहा है। टैक्स मैटर, अब देखिए टैक्स की बात तो सबसे बड़ी बात है आज की डेट में। सबसे ज्यादा लोग किससे डरते हैं? टैक्स से डरते हैं कि भाई टैक्स देना पड़ेगा। कुछ लोग सोचते हैं कि टैक्स चोरी कर लें, कर भी लेते हैं बहुत सारे लोग। और गवर्नमेंट को क्या चाहिए? टैक्स चाहिए। गवर्नमेंट क्या करती है एग्जैक्टली? जो भी देखिए बिजनेसमैन गुड्स सेल करता है, मान के चलिए कि हम लोग मार्केट से 10 रुपीज की एक पेंसिल परचेज करके लाते हैं, तो पेंसिल 9 रुपए 8 रुपए की ही होती है। उसमें 2 रुपए क्या करते हैं? टैक्स का पैसा देते हैं। 8 रुपए पेंसिल का पैसा दिया गया, 2 रुपए टैक्स का पैसा दिया गया और पेंसिल 10 रुपए की है। सोच के देखिए, तो एग्जैक्टली जो 10 रुपए उस पेंसिल का पैसा दिया गया, 2 रुपए तो टैक्स का है। वो 2 रुपए बिजनेसमैन तो रख नहीं सकता है, वो तो टैक्स का पैसा है। तो बिजनेसमैन क्या करेगा? एक निश्चित इंटरवल पे सारे कस्टमर से जो टैक्स का पैसा लिया गया 2 रुपए 2 रुपए 2 रुपए करके, जो भी 10-5 हजार रुपए एक निश्चित इंटरवल पे कलेक्ट हो गया, वो जो है गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करवा देगा टैक्स। तो एग्जैक्टली कितने का माल बेचा इस व्यापारी ने, जिस पे इसको कितना टैक्स देना चाहिए, गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा? उस अकाउंटिंग की बुक से ही पता चलेगा। माल बेचने पे जो टैक्स दिया जाता है दैट इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स। और जो साल भर में व्यापारी ने इनकम अर्न की, प्रॉफिट अर्न की, मान लीजिए 1 लाख रुपए की प्रॉफिट व्यापारी ने, बिजनेसमैन ने 1 साल में अर्न की, तो उस प्रॉफिट पे जो टैक्स दिया जाता है वो टैक्स होता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स तो जो लोग सैलरी अर्न करते हैं उनको भी अपनी इनकम पे देना पड़ता है, और उसी तरीके से व्यापारी भी जो इनकम अर्न करता है उस पर उसको इनकम टैक्स देना पड़ता है। तो इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए बिजनेस की बुक हेल्प करती है। एसर्टेनिंग वैल्यू ऑफ बिजनेस, अब देखिए मान लीजिए बिजनेस चल रहा है 1 साल 2 साल 3 साल, तो साल के लास्ट में या हमारे बिजनेस की नेट वर्थ कितनी है ये पता होना चाहिए ना। अब आज की डेट में तो देखिए यही हो रहा है कि मान लीजिए जो बड़े बिजनेस चल रहे हैं, कंपनी फॉर्म में चल रहे हैं, एक कंपनी सपोज कि सीमेंट की ही कंपनी है, अंबानी की एसीसी सीमेंट की कंपनी है, तो क्या कर रही है वो? अब छोटा मोटा कुछ स्टार्ट नहीं करे, बल्कि दूसरी जो सीमेंट की कंपनी चल रही है उस चलती हुई सीमेंट की कंपनी को परचेज कर ले रही है और अपनी कंपनी में मर्ज कर ले रही है। तो दूसरी जिस सीमेंट की कंपनी को परचेज किया गया वो भी कोई छोटी मोटी कंपनी थोड़ी थी भाई। एग्जैक्टली वो 50 मान के चलिए कि 5 करोड़ या 10 करोड़ रुपए की कंपनी थी। तो पता कैसे चलेगा जिस कंपनी को परचेज करने के लिए जा रहे हैं या जो सेल कर रहा है उसको पता कैसे चलेगा कि मेरी कंपनी की वैल्यू 10 करोड़ रुपया है, जो परचेज करने के लिए आ रहा है उससे हमें 10 करोड़ रुपया लेना होगा इस कंपनी का। या परचेज करने वाले को कैसे पता चलेगा इस कंपनी की प्राइस 10 करोड़ रुपया है, इसको परचेज करने के लिए 10 करोड़ रुपया देना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली बिजनेस अकाउंटिंग क्या कर रहा है? हमारे बिजनेस की वैल्यू को एसर्टेन करने का काम कर रहा है कि किसी पर्टिकुलर डेट को हमारे बिजनेस की वैल्यू कितनी है, कितने का है ये बिजनेस, ये सारी चीजों को एसर्टेन करने का काम
करता है अकाउंटिंग। ये सारा एडवांटेजेस हम लोगों ने देखा अकाउंटिंग का। और आप लोग देखिए टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि यही सारी चीजें हम लोग बार बार देखते रहेंगे और ये सारे वर्ड्स जो है बार बार आते रहेंगे तो माइंड में बैठ जाएंगे। जिसने पहले पढ़ा है उसको तो ये सब बहुत सारी चीज पता है, जिसके लिए नया है उसको भी समझ में तो आ ही रहा होगा बहुत कुछ। और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स। देखिए ऑब्जेक्टिव्स पहले देखना चाहिए था, एडवांटेज बाद में देखना चाहिए था, लेकिन हम एडवांटेजेस देख लेने से ये पता चल गया कि एग्जैक्टली क्या क्या फायदा है अकाउंटिंग की बुक को रखने का। अब 3-4 ऑब्जेक्टिव है, इसको भी देख लेते हैं, एडवांटेज से मिलता जुलता ही। फ्रॉम द एबव डिस्कशन टू कीप सिस्टम, दिस पेज इज विजिबल और नॉट? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सर वो वाला पहले वाला भी नहीं हुआ विजिबल। ओके कोई बात नहीं, सुन लीजिए। इसके पहले वाला भी नहीं था, ये भी नहीं दिखाई। जरा प्रयास करिए कम से कम ये स्लाइड को दिखाई। एक मिनट सर, कोशिश कर रहे हैं हम, ये वाली स्लाइड दिख जाए। एक मिनट सर, ये जो लास्ट स्लाइड है ना ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, शायद सर आ गया ना? ऑब्जेक्टिव। वेरी गुड जी वेरी गुड। एक मिनट हाँ, ऑब्जेक्टिव्स अब दिख रहा है ना? देखिए जी सर। वेरी गुड। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग देखिए, टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स, इसमें भी देखिए वही बात आ रही है, टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स। मतलब देखिए रिकॉर्ड तो रखना ही है। क्यों रिकॉर्ड रखना है? क्योंकि याद नहीं रख सकते, इतने सारे लोगों को दिन भर में माल बेच रहे हैं, इतने सारे सप्लायर्स हैं जो माल सप्लाई कर रहे हैं, कोई कुछ सप्लाई कर रहा है, कोई कुछ सप्लाई कर रहा है, इतनी सारी रिसिप्ट हमारे पास आई, इतना सारा पेमेंट किया गया, ये सारा चीज याद रखना है ना। एक तो रिकॉर्ड रखना है, उसका क्या, टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, मतलब रिकॉर्ड तो रखना ही है और सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड रखना है। तो अकाउंटिंग में जैसे जैसे जो रूल बताया गया है, जिस चीज की एंट्री को करने का जो प्रिंसिपल्स बताया गया, उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम लोग एंट्री करेंगे और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखेंगे अपने दिन भर के ट्रांजेक्शन्स का। सेकंड क्या है, टू एसर्टेन द नेट इफेक्ट ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन, दैट इज प्रॉफिट और लॉस ऑफ बिजनेस। मतलब बिजनेस का नेट इफेक्ट क्या है, ये देखिए यही बात तो हम लोग बार बार कर रहे हैं ना, नेट इफेक्ट क्या है। प्रॉफिट, बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है या लॉस अर्न कर रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है या लॉस कमा रहा है। तो एग्जैक्टली क्या बात आई, बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है, या फिर दूसरी बात क्या है, बिजनेस लॉस कमा रहा है। अब लॉस कमा रहा है वर्ड यूज किया जा रहा है, माइंड में क्या आएगा कि लॉस हम लोग कमाते हैं क्या? लॉस तो हो जाता है लेकिन लॉस हो नहीं जाता है। लॉस एग्जैक्टली हम लोग कमाते हैं, अगर ध्यान से सोचिएगा ना, लॉस कमाते हैं। जिस तरीके से पास होते हैं हम लोग और फेल हो जाते हैं, तो पास हो गए और फेल हो गए, तो फेल भी तो भाई अपने एफर्ट से ही हो रहे हैं भाई। अगर नहीं पढ़ेंगे सिस्टमेटिक तरीके से, अपने पढ़ने का टाइम टेबल नहीं बनाएंगे तो फेल हो जाएंगे ना। उसी तरीके से अगर बाई जाए बिजनेस के ट्रांजेक्शन का सिस्टमेटिक रिकॉर्ड नहीं रखेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि बिजनेस की एसेट्स कहाँ जा रही है, किस प्रोडक्ट को बेचने पे कितनी प्रॉफिट हो रही है, कितना लॉस हो रहा है, किसी को जिसने हमने उधार दिया था एग्जैक्टली उसने पैसा वापस किया कि नहीं किया, तो क्या होगा, बिजनेस को लॉस ही तो हो जाएगा। तो एग्जैक्टली अकाउंटिंग क्या कर रहा है, सारे मतलब जो है बिजनेस की प्रॉफिट एंड लॉस को एसर्टेन करने का काम कर रहा है। प्रॉफिट हुई तो कितनी हुई, अगर लॉस हुआ तो कितना लॉस हुआ, टू एसर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन, जैसे कि हमने बताया था, एसेट्स एंड लायबिलिटी। बैलेंस शीट में लेफ्ट हैंड साइड में लायबिलिटी लिखी होती है और राइट हैंड साइड में एसेट्स। तो बिजनेस के पास कौन कौन सी एसेट्स है, ये भी अकाउंटिंग हमें एक ही पेज में बता देता है डिटेल में, कौन कौन सी एसेट्स जो है हमारे बिजनेस के पास है। और लायबिलिटी का मतलब कौन कौन सी ऐसी पार्टीज हैं जिसको पैसा देना है, कौन बैंक को पैसा देना है, किसी आउटसाइडर को पैसा देना है, किसी क्रेडिटर को पैसा देना है, ये सारी चीजें सर्टेन हो जाती हैं। टू प्रोवाइड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड पार्टीज। अभी हम लोग इंटरेस्टेड पार्टीज की बात कर ही रहे थे, जैसे कि आपके क्रेडिटर्स हो गए, मैनेजमेंट हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए, ये बैंक हो गए, गवर्नमेंट हो गई, या जो भी इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स हैं, उनको क्या कर रहा है अकाउंटिंग, उनके लिए जो भी डिजायर्ड इंफॉर्मेशन है अकाउंटिंग की बुक उसको प्रोवाइड करने का काम कर रही है, जिसके बेस पे वो लोग क्या कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। तो यही देखिए इसी 4 मेन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए हम लोग अकाउंटिंग लिखते हैं। फर्स्ट क्या है कि याद नहीं रख सकते इसलिए मेमोराइज करने के लिए, और सेकंड क्या है कि हमें पता करना है, अपना रिजल्ट पता करना है। तो रिजल्ट पता करने के लिए हम लोग अपने उतने मोटे
जर्नल को छोटे से फॉर्म में समराइज करते हैं लेजर के फॉर्म में, उसके बाद फिर और छोटे से फॉर्म में समराइज करते हैं ट्रायल बैलेंस के फॉर्म में, और उसके बाद फिर क्या करते हैं एक पेज में समराइज कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट में, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक वर्ड में हमें बता देता है कि आपके बिजनेस का ओवरऑल रिजल्ट क्या है। एंड नेक्स्ट क्या है, टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाती है, और नेक्स्ट टू प्रोवाइड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इंटरेस्टेड यूजर्स, जो भी हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स हैं उनको जो है ये सारी इंफॉर्मेशन उनके काम की जो है वो पता चल जाती है अकाउंटिंग की बुक से। अच्छा, तो यहाँ पे